एग्रीगेट सप्लाई, पूरे एक साल में जितनी प्रोडक्शन होती है उसके टोटल को हम क्या कहते हैं? एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई इज ऑल्सो प्रोडक्शन या नेशनल इनकम भी एग्रीगेट सप्लाई कहलाता है। इज दैट क्लियर? यस सर। एक चीज याद रखिएगा, जो हमें ये सिलेबस पढ़ना है इस पर्टिकुलर चैप्टर को, वो हमें हमेशा शॉर्ट रन में पढ़ना है। कब पढ़ना है? शॉर्ट रन। शॉर्ट रन। और शॉर्ट रन में हमारे पास 2 सेक्टर मॉडल पढ़ना है। मतलब एग्रीगेट डिमांड का मतलब है यहाँ पे C+I। क्या मतलब है? C+I। C+I। C स्टैंड फॉर कंजम्पशन ऑफ अ हाउसहोल्ड प्राइवेट। एंड I स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट मेड बाय। वैसे देखो एग्रीगेट प्राइवेट डिमांड के 4 कंपोनेंट है, बताना क्या क्या है 4 कंपोनेंट? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट्स। यस, कंजम्पशन, तो एक्सपेंडिचर। सर कंपोनेंट पूछेंगे तो 4 भी बताएंगे ना? कंपोनेंट चारों ही बताएंगे, लेकिन हमें उसके आगे कंपोनेंट के आगे जो पूरी चैप्टर डिस्कस करनी है वो सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल पे, AD इज इक्वल टू C+I। ऑलराइट? यस सर। इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं? जो पूरे देश में एक साल के दौरान जितना भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं उसके टोटल को हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। ये थ्योरी किसने दिया था? कीन्स में। तो हमें 2 सेक्टर मॉडल में ध्यान रखना है, AD इज इक्वल टू C+I। दूसरा क्या याद रखना है? इट इज ऑलवेज डिस्कस्ड इन अ शॉर्ट रन। यस सर। इन्वेस्टमेंट किन चीजों पे डिपेंड करता है? इन्वेस्टमेंट डिपेंड अपॉन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट। इज दैट क्लियर अमम? यस सर। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, जो एडिशनल कैपिटल लगाएंगे वो हमें कितना मुनाफा दे रहा है, कितना प्रॉफिट दे रहा है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो हम फंड बोरो करते हैं बैंक से, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ज्यादा है। फिर आता है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। 2 तरह की इन्वेस्टमेंट है, ऑटोनोमस एंड इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस जो कि गवर्नमेंट करती है, करना ही करना है, ठीक है, टू इंक्रीज द लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। जैसे गवर्नमेंट रोड बनाती है, गवर्नमेंट पोर्ट बनाती है, गवर्नमेंट एयरपोर्ट बनाती है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, इसके लिए गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, दैट इज द ऑटोनॉमस, राइट। यस सर। और इंड्यूस कौन सा है? जो हम और आप करते हैं, प्राइवेट करता है। एक इंडिविजुअल ये सोच के करता है कि उसे प्रॉफिट अर्न करना है, दैट इन्वेस्टमेंट इज अ इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। क्लियर? यस सर। एक बार रीड करके एक्सप्लेन करना अमाम, ऑटोनोमस एंड इंड्यूस। Autonomous not depend on income level. Induced depends on the level of income. Autonomous investment curve is constant and parallel to x-axis. Induced curve is upward sloping. तो सर वही इसका कर्व में सर वो नेशनल जीडीपी के वो होता है पैरेलल हो गया और इसका अपवर्ड जा रहा है। हायर द इनकम हायर द इन्वेस्टमेंट, लोअर द इनकम लोअर द इन्वेस्टमेंट। यस सर। लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड है ना। एक क्या टिप्स क्या याद रखना है? शॉर्ट रन में इन्वेस्टमेंट क्या रहता है? कांस्टेंट। यस सर। जब पैरेलल हुआ तो कांस्टेंट ही तो रहेगा। हाँ हाँ। एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब देखो कंजम्पशन शेड्यूल, इसमें हम क्या देख रहे हैं? जब आपका इनकम 0 है तब भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन है। और उस कंजम्पशन को हम क्या कहते हैं? ऑटोनोमस। ऑटोनोमस कंजम्पशन। और उसके बाद जैसे जैसे इनकम आपका बढ़ता है आपका कंजम्पशन बढ़ेगा, प्रोपोर्शन में बढ़ता है।
और उसको कहते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ मार्जिनल efficiency of कंजम्पशन, एमपीसी, yes sir मार्जिनल MPC. प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। Okay sir. और इसलिए इसका एक इक्वेशन दिया है, C is equal to C bar plus BY. Yes sir. C stand for consumption, C bar stand for autonomous consumption, Autonomous consumption. B stand for marginal propensity to consume, and Y stand for income. Right? Sir. See here. Is that clear? Yes sir. बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए। एग्रीगेट डिमांड आपके लेवल ऑफ इनकम के साथ बढ़ता है, लेकिन जब जीरो इनकम होगा तब भी आपका एडी होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपका एक ऑटोनमस कंजम्पशन होता है, राइट? और इन्वेस्टमेंट तो कांस्टेंट है ही। तो जब जीरो लेवल ऑफ इनकम होगा तब भी आपका एग्रीगेट डिमांड होगा, और उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा, कंजम्पशन जिस रेशियो में चेंज होगा उसी रेशियो में क्या होगा, आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व भी अपवर्ड स्लोप करेगा। इज दैट क्लियर? ओके सर। अगर आपसे कहे कि भैया एडी का स्लोप क्या होता है, तो आप बताएंगे स्लोप ऑफ एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड या कंजम्पशन, तो सर दोनों का स्लोप होता है एमपीसी। जो स्लोप एमपीसी अगर हाइयर होगा, एडी कर्व क्या होगा, फ्लैटर होगा। एमपीसी अगर लोअर होगा तो एडी कर्व क्या होगा, स्टीपर होगा। नोट कर लो। नोट कर लिया बेटा? यस सर। हायर में क्या होगा, फ्लैटर। हाँ, हायर में फ्लैट होगा, और जितना एमपीसी कम होगा उतना ही आपका एडी कर्व क्या होगा, स्टीपर होगा। स्टीप। शेड्यूल देखिए, एग्रीगेट डिमांड कैसे निकालते हैं, C प्लस आई। अब एक इक्वेशन दे रहा हूं, मुझे करके बताओ, व्हाट्सएप करो। क्वेश्चन है आपके पास, लिखो C इज इक्वल टू, सर एक मिनट लिख रहा हूँ। C is equal to 40 plus 0.61. I is 80. अब आपको इनकम दे रखा होगा, जैसे इसी चार्ट में बना है, 0 से लेके 500 तक, मतलब 0, 100, 200, 300, 400, 500 इनकम। हाँ, इनकम। अब आपको कंजम्पशन निकालना है, आई निकालना है और एडी निकालना है। इक्वेशन दे दिया मैंने आपको। जब जीरो इनकम होगा तो कंजम्पशन कितना होगा, 40। ये क्या है आपका, ये क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, ऑटोनॉमस। जब जीरो इनकम होगा तब भी जो कंजम्पशन होगा उसको क्या कहते हैं, 40। हाँ। अब अगली बार क्या होगा, 40 प्लस 0.6 इंटू 100, तो 40 प्लस 60 100। अगली बार 40 प्लस 0.6 इंटू 200 निकालो। 40 तो बेस है ही। नहीं 40 40
अरे 40 ले लिया अब y की जगह इसमें पुट करो इसको ना, तो 200 into 6 120 प्लस 40 कितना हो गया 160। क्या बोल रहा हूँ, अगली बार क्या होगा इसको इससे प्लस हाँ करेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने पे इससे प्लस कर देंगे। हाँ कितना हुआ 300 into 60 80 180 प्लस 40 हाँ 400 से करेंगे 240 को प्लस करेंगे 40 से 280। हाँ। अब इसको अब आई लिखा हुआ 80 कांस्टेंट है हर जगह पे आई सामने पुट करो सी आई लिखो यहाँ आई तो हाँ ये तो हाँ। कांस्टेंट है, आई 80 है ना। हाँ। अच्छा आखिरी ये भी निकाला हाँ मैं नहीं है। निकाल रहा था अपने बोल दिया आपकी बात में काटता नहीं था। तो इसमें 30 प्लस रेडी भी निकाल दे। यस 30 प्लस 300 प्लस 340 निकल गए। अब सर अब AD इज इक्वल टू C प्लस 1 ना। सी प्लस आई सॉरी एक सेकंड हम देख लेता हूँ। तो यहाँ पे सी और वाई में तो कुछ इक्वल नहीं आ रहा। अभी नहीं आ रहा आ जाएगा जब सी और वाई इक्वल होगा तभी होता है ना वो। सी और वाई जब equilibrium। इक्वल होता है तो उसको तो ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होता था? जहाँ पे y और AD बराबर होता है। तो सर वो तो है इसमें 300 पे। हाँ और जब 100 इनकम है तो 100 कंजम्पशन भी बराबर है, उस पॉइंट को कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या होता था? हाँ ठीक 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 चल रहा सही चल रहा है। अभी 6 चलता रहेगा। हाँ कर्व देखो कैसे गया, इज दैट क्लियर सर? क्या जो 0.6 था वो क्या था हमारा इक्वेशन का? MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ओके एग्रीगेट सप्लाई किसको कहते हैं? शायद नेशनल इनकम ही होती है। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है सम टोटल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज produced in an economy during a certain period of time. Yes sir. Right? Yes sir. It is a aggregate supply is also called national income. National income. Component क्या होता है? C plus S. Aggregate supply C plus S. Yes. Consumption part of the income which is consumed, saving rest of the income which is left. ठीक है? एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल देखो। अब अगर उसी क्वेश्चन में तुम्हें एस निकालने के लिए कहा जाए, कैसे निकालोगे? सेम क्वेश्चन में y माइनस सी। सर उसी क्वेश्चन में? हाँ तो सर एस और y और as तो सेम होता है ना? y और as में s पूछ रहा हूँ। सिंपल सेविंग इनकम माइनस कंजम्पशन। अच्छा उस क्वेश्चन में इनकम माइनस कंजम्पशन। अरे इसको छोड़ो, इसी में निकालो सेविंग। अरे नहीं मैं तो एक रफली लिख रहा हूँ ना सर अपना। आगे गलती ना हो सब मारोगे, ऐसे नहीं करता मतलब ऐसे कुछ। अब इसमें सर ये माइनस करना पड़ेगा ये। हाँ सी नॉट ये y माइनस सी इज इक्वल टू s। इनकम माइनस कंजम्पशन हो ना ये? यस तो 0 माइनस 20 तो तुम्हारे पास है 0 माइनस 40 माइनस 40।
Yes, sir. S. AS ओनली एस. अभी S निकाल रहे हैं. अभी एस पहले निकालोगे तभी तो एस निकालोगे. अब इसको 0 हाँ. -40 यहाँ पे 0 यहाँ पे 260 40 220 है सर. 80 400 में 280 है. मुझे पता. और इधर हो जाए 120 160. अब एस निकालेंगे. सी प्लस एस प्लस कर देंगे ना. एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसे होता है? 45 डिग्री एंगल. 45 डिग्री. हाँ, इसका आंसर याद रखना. 45 डिग्री एंगल क्यों होता है? आगे दे रहा हूं उसका आंसर. अब आता है कंजम्पशन फंक्शन किसको कहते हैं? व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन? तो इनकम में से कितना पैसा आप खर्च कर देते हो, इसके रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? कंजम्पशन फंक्शन. कंजम्पशन फंक्शन. और इसी को डिनोट करते हैं किससे? साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन से, कि जब आपका इनकम 0 होगा तब भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगा ही होगा. और उसके बाद जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा आपका कंजम्पशन इंक्रीज होता जाएगा. एंड दैट इज नोन एज अ साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन. और इसी को डिनोट करते हैं उस इक्वेशन से. एंड दैट इक्वेशन इज, अभी हमने पीछे करा, C is equal to C plus C bar plus BY. BY. कंजम्पशन फंक्शन का ही है ना ये. हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसका आंसर. Why is aggregate supply of 45 degree line? पहले भी किया है but still do it. नोट्स भी भेजा हुआ है आप सबको. क्यों रहता है ये पूछा जा रहा ना, क्यों रहता है? लगा दे रहा हूँ. श्रुति सर ऑल आउट देना जरा यहाँ पे. नोट कर लिया मैम? वो फोन दे दीजिए और लगा दीजिए. इज दैट क्लियर मैम? Yes, sir. चार्जिंग लगा लो ना. इससे नहीं लगता. इसको कंप्लीट करना बेटा. हाँ Okay, sir. गूगल ही होता. गूगल नहीं आ रहा इसका. समिता अभी आएगा. क्यों यार? आएगा कितने बजे?
बग्गा आ रहा है। हो गया माम? हो गया सर। बताना क्या हुआ? इज द सेम, चेक इट आउट। सर सेम है। What is APC? एपीसी का रिलेशनशिप क्या होता है? जब इनकम कम होता है तो एपीसी इन्फिनाइट होता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ता है एपीसी क्या होगा? फॉल करेगा। फॉल। इज दैट क्लियर? यस सर। As the income increases, APC decreases. At zero level of income, APC is infinite. इनकम बढ़ती है तो एपीसी डिक्रीज। हाँ, और इसका उल्टा एपीएस होता है। जब इनकम कम होता है तो एपीएस निगेटिव होता है, और जैसे जैसे इनकम बढ़ता है एपीएस कम होते जाता है। तो उसका भी तो वही था, इनकम बढ़ती है तो नहीं, कम सॉरी, होता है। बढ़ते जाता है, सॉरी, रिवर्स। ये देखो सामने है, व्हेन इनकम इज जीरो एपीसी इज इंफिनिटी। व्हेन इनकम बढ़ा तो फिर कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, और जब फिर वो कम बराबर होता है गया तो एपीसी। और कंजम्पशन बराबर होता है, और जब कंजम्पशन इनकम से छोटा होता है तो एपीसी क्या होता है? लेस देन 1 होता है। सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के ये पार्ट है। इज दैट क्लियर? यस सर। नीचे का नोट ध्यान रखना, एपीसी कैन नेवर बी जीरो because consumption can never be zero. APC fall with increase in income. Clear है? यस सर। Marginal propensity to consume, ratio of change in consumption with ratio of change in income. ये क्या लाइज करता है? बिटवीन 0 to 1। कहाँ पे लाइज करता है? बिटवीन 0 to 1। सर एपीसी एमपीसी सेम रहता है हमेशा इस क्वेश्चन में? जरूर इस क्वेश्चन में सेम है। इट कैन बी बिटवीन 0 to 1। ना 0 होगा ना 1, ना 0 से कम होगा, निगेटिव नहीं होगा, ना ही 1 से ज्यादा होगा। ग्राफिक प्रेजेंटेशन तो सेम है। हाँ, पॉसिबल वैल्यू ये देख लो। इट मींस एमपीसी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। सर यहाँ तो ये 0 भी आ गया, 1 भी आ गया। 0 to 1 ना, 1 होगा या 0 होगा या 0.8 होगा, और तो कुछ नहीं होगा। जो 0, 1 और बीच में हो सकता है बस। हाँ, ये देखो अलजेब्रिक इक्वेशन करवाया हमने। C इज इक्वल टू ए, मतलब जो सी बार है, बार लिखा हुआ है, प्लस बी वाई, बी इंटू वाई। बी इज अ एमपीसी, वाई इज अ लेवल ऑफ इनकम। जरा सॉल्व करना। एक सेकंड। हाँ ये हो रहा है।
सॉल्व करिए इसे। level of income. Level of income from the level of income APC. तो APC इनको C अपन बार फिर रहेगा ना, है ना जी? यस। सर एबीसी पूछा है निकालने को, हाँ तो सर दोनों इनकम लेवल पे निकालेंगे। हाँ, दोनों पे ना 2000 पे कितना होगा, 5000 पे कितना होगा। ये ओके करो, कौन उड़ाओ। हो गया मान। सर उसका तो 0.8 आ गया पहला एपीसी का। अच्छा दूसरे का? दूसरे का सर वो पॉइंट में निकाल रहा था 17/25 है। हाँ 17/25 ठीक है, तो 0.68 आएगा, निकालो जरा। सर निकालता हूँ। ये देखो, ऐसे निकाला है। सर 0.6 तो आ रहा है, 8 भी आ ही जाएगा। 0.68 है, ठीक है। यस सर, ऐसे ही निकाला है। सेविंग फंक्शन क्या है? व्हाट इज सेविंग फंक्शन? रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। इसका भी इनकम same है। जैसे इनकम बढ़ेगा आपका सेविंग क्या होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। ये देखो, जब जीरो इनकम तो सेविंग निगेटिव, फिर निगेटिव, फिर निगेटिव, और इनकम बढ़ता जा रहा है, सेविंग बढ़ता जा रहा है, राइट? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कैसे निकालते हैं? एपीएस एस अपॉन वाई। और एमपीसी एमपीएस कैसे निकालते हैं? चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम। एमपीएस। ग्राफ ये निगेटिव से स्टार्ट होता है, और एक नोट इसमें याद रखिएगा, एपीएस कैन बी लेस देन जीरो, निगेटिव, बट नेवर टू बी मोर देन 1। एक से ज्यादा एपीएस कभी नहीं होगा। 1 हो सकता है, 1 हो सकता है। एपीएस कैन नेवर बी इक्वल टू, नहीं 1 भी नहीं, लेस देन 1 ही होगा। जब भी होगा निगेटिव होगा, लेस देन 1 होगा, ठीक है? यस सर। और एमपीएस ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। ये तो गलत लिख दी ऊपर डेफिनेशन लोगों ने। एमपीसी लिखा है सर ऊपर। एमपीएस है वो, ठीक कर लो, कोई बात नहीं, गलती हो, कई बार बनाते हुए गलती हो गई होगी। ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ एमपीएस सेम है जो एपीएस का है, ठीक है? अब देखो यहाँ ये भी एक इक्वेशन, सेविंग अगर निकालना हो तो हमें पता है
y माइनस सी क्या होता है? s होता है. Yes, sir. s इज इक्वल टू a, मतलब माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस यहाँ b है एमपीएस, एमपीएस इंटू वाई. और एमपीएस कैसे Y income ही है. एमपीसी. Sir, MPS change in C upon change in Y. And change in saving. अपॉन चेंज. Yes, sir. क्लियर? हाँ सर. Sir, APC plus APS भी 1 होता है. यस, और एमपीसी प्लस एमपीएस भी 1 होता है. 1. अब ये बताओ, इफ एपीएस इज 0.6 तो एपीसी कितना होगा? 0.4. गुड, क्योंकि दोनों का प्लस क्या होता है? 1 होता है. 1. इफ एमपीएस इज 0.8 तो एमपीसी कितना होगा? 0.2. गुड. कितना बढ़ेगा, कितना एक बढ़ेगा ना. 1 माइनस कर. जो सॉल्व करना है ये. और हमारा पेपर हुआ स्कूल में. सोशल इससे कुछ हुआ ही नहीं. ऐसे तो फैल ही जाएगा. और ऐसे पेपर क्यों ले रहे हैं उसको? और मना करो. क्वेश्चन करो, टाइम वेस्ट नहीं. ऐसे आप मुझे नहीं आता ये क्वेश्चन ना. 465. हो गया. ये सॉल्व करना नहीं, तो शुरू हो, जो अभी करवाया मैंने, कोई बात नहीं. अब आते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. कितने तरह का अनएम्प्लॉयमेंट होता है? एक होता है वॉलेंटरली, मतलब काम ही नहीं करना है, तुम्हें पढ़ना ही नहीं है, सर पढ़ा तो रहे हैं, कैमरा ऑन नहीं हुआ, पीछे क्या करो मुझे पता ही नहीं है. Sir, जब जानबूझ के काम नहीं करना, उसको क्या कहते हैं? वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. इनवॉलंटरी मतलब विलिंग है बट इनवॉलेंट्री, काम नहीं है. आप चाहते तो पढ़ना, बट नेटवर्क चला गया, मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ तुम्हें. यस सर. क्लियर? हाँ. फिर आता है वॉलेंट्री में दो होता है. आप काम करना चाहते हो फिर भी काम नहीं कर पा रहे हो. क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट है. स्ट्रक्चर मतलब आपको जो चीज आता है उसका इंडस्ट्री नहीं है या फैक्ट्री नहीं है, इसलिए काम नहीं मिल पा रहा. और एक होता है फ्रिक्शनल, कि आपको टाइपिंग आती थी बट अचानक से मार्केट में कंप्यूटर आ गया, तो जब तक आप कंप्यूटर सीख नहीं लेते तब तक आप अनएम्प्लॉयड रहोगे. वॉलंटरी वो होता था ना जो मतलब विलिंग, आप काम नहीं कर मतलब रहे, काम. सर जानबूझ से काम नहीं कर रहे तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्रिक्शनल में सर. सर वॉलंटरी मतलब जानबूझ के काम नहीं कर रहे ना. रिवर्स, उल्टा लिखा हुआ है इसमें. इनवॉलंटरी में है वो. ठीक है, उल्टा लिखा हुआ है. अच्छा, मतलब दोनों टाइम्स इनवॉलंटरी क्या है ना. हाँ हाँ, राइट. हाँ सर वही. क्लियर? यस सर. इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट क्या है? पर्सन विलिंग एंड एबल टू वर्क at the current wage rate but do not get. और voluntary unemployment क्या है? Worker able to work at a prevailing market wage rate. Structural unemployment due to a mismatch of skills in the labor market.
मतलब लेबर मिसमैच है, आपको चाहिए जो स्किल है वो नहीं आता, कंपनी को जैसा वर्कर चाहिए आप वैसे हो नहीं, ठीक है। Yes, sir. फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट, मतलब जब इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको बेटर जॉब के सर्च में एक आध महीने आप खाली रह जाते हो, तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब आता है एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट। एक्स एंटे का क्या मतलब है, जो कि हम प्लान करते हैं, अभी हम सब प्लान कर रहे हैं कि 12th में 90% ले आएंगे, और एक्स पोस्ट जो एक्चुअल रिजल्ट आएगा वो माइट भी 95 भी हो सकता है और माइट भी 35 भी हो सकता है। Yes, sir. यस सर क्या बोल रहे हो, नो बोलना चाहिए था, मतलब समझ आ गया, मैं डेफिनेशन को यस बोल रहा हूँ। अच्छा, एक्स एंटे जो हम प्लान करते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, उसको हम एक्स एंटे कहते हैं। सर वही ना, वो प्लानिंग होता है, एक्सपोज्ड हमारा आउटकम जो एक्चुअल होता है। वेरी गुड। हाँ सर, कौन से चैप्टर करा रहे हो? ये थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट हाँ, पूरा ही चल रहा है ना, पूरा ही खत्म करा अच्छा। देंगे। अब देखो, अगर आपका प्लान्ड इन्वेस्टमेंट आपके प्लान्ड आउटपुट से कम है, मतलब आपका प्रोडक्शन ज्यादा हो गया बट आपकी डिमांड कम है, तो इकोनॉमी पे क्या असर होगा, सामान ही नहीं लोग खरीदेंगे, तो बनाने वाला क्या Yes, sir. करेगा, और कम बनाएगा, फॉल Yes, sir. करेगा इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन फॉल करेगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी फॉल करेगा। इसकी वजह से क्या सर होगा, वही ना, मतलब जब प्लान से कम आ जाता है तो दैट विल क्रिएट डिफ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। कौन सा गैप, डिफ्लेशन। डिफ्लेशनरी। हाँ, अभी हम सब ने कोविड में देखा है, जब शुरुआत में बंद हो गया फैक्ट्री, लोगों को जॉब से निकाल दिया, न लोग खरीद रहे थे न बिक रहा था, तो मार्केट में क्या हो गया, सब कुछ क्रैश हो गया, प्राइस कम हो गया हर चीज का। और दूसरी तरफ जब डिमांड बढ़ता है, अगर आपका डिमांड ज्यादा है आपके प्रोडक्शन से, तो भैया हलवाई के पास समोसे 10 खरीदने वाले 20, तो क्या करेगा, महंगाई बढ़ा देगा। इन्फ्लेशन। हाँ, इज दैट क्लियर? यस सर। तो एक्चुअल में एक्स पोस्ट सेविंग और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट एट द एंड क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। क्या होता है, एक्सपोज सेविंग और एक्सपोज इन्वेस्टमेंट इक्वल, और उस लेवल को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम एडी लेवल। इक्विलिब्रियम। यस सर। इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करने के लिए दो अप्रोच है, क्लासिकल एंड कीन्स। क्लासिकल वाला पढ़ना नहीं है, कीन्स कीन्स हमारे पढ़ना है। सिलेबस में जो हम पढ़ रहे हैं। इक्विलिब्रियम लेवल तब होता है जब एडी और एस एक दूसरे के इक्वल होता है। एडी क्या होता है, सी प्लस आई, एस क्या है, सी प्लस एस, तो दोनों में सी कॉमन है, काट दो, तो एस और आई जब बराबर हो जाता है उस पॉइंट को भी क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ। इक्विलिब्रियम। दो अप्रोच है, एडीएस अप्रोच, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब देखो एडीएस अप्रोच, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, जहां दोनों बराबर हो गए उस पॉइंट को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल। यस सर। यस। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे ही ग्राफ, शेड्यूल और ये जैसे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है पूरा एक्सप्लेन करेंगे। यू हैव डन इट अर्लियर आल्सो, यू हैव नोट्स आल्सो। कर रहे हो, पता नहीं क्या है। दूसरा अप्रोच चलिए, दूसरा अप्रोच कौन है, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाता है उस पॉइंट को भी क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम।
सेम शेड्यूल, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन। क्लियर है बेटा? Yes, sir. अब ये प्रॉब्लम है तुम्हारे सामने। Why should planned saving and planned investment be equal at equilibrium level of income? दोनों बराबर क्यों होते हैं? बराबर नहीं होंगे तो सर वो हो जाता है ना अपना क्यों? इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होते क्यों है? ये देखो आंसर। We know at equilibrium level that AD is equal to AS, क्योंकि AD होता है C plus I, AS होता है C plus S, बराबर हो जाएंगे। क्लियर? अच्छा ये बताना था। हाँ, ओके। अच्छा क्वेश्चन में सेविंग इन्वेस्टमेंट था ना। कैसे? जहाँ ADS बराबर है वहां पे SRI भी बराबर है। Is that clear? अब पूछ देगा when AD is greater than AS तो क्या असर होगा? AD मतलब डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, तो क्या होगा? प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा इंटरप्रेन्योर को। यस सर। उस चक्कर में क्या करेगा? ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, सर प्राइस बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन होगा, तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। दूसरी तरफ जब ADS से कम होगा इंटरप्रेन्योर को लॉस तो होगा, सर एम्प्लॉयमेंट से निकाल दिया जाएगा, डिफ्लेशन होगा। राइट। तीन सिचुएशन होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ओवर एम्प्लॉयमेंट होता नहीं है। वी नीड टू डिस्कस फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट देखो, जब ADS बराबर है, इस इक्विलिब्रियम को क्या कहेंगे? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। जब ADS बराबर है, हाँ ठीक है। अब इसी में, इसी पॉइंट, इसी ग्राफ में आगे अगर आपका ADS से पहले ये इक्विलिब्रियम था, उससे पहले ही AD बराबर हो गया, अंडर एम्प्लॉयमेंट। डिफ्लेशन को अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। सर इन्फ्लेशन ओवर एम्प्लॉयमेंट है, ज्यादा अच्छा डिमांड। ओवर एम्प्लॉय। क्लियर है? इज दिस क्लियर? ओनली टीचिंग नोट्स तो भेजा है, सेम नोट्स आपको। सेम ही है। हाँ। ये जरूर न्यूमेरिकल बाद में करेंगे। सर इक्वेशन सेम ही है लास्ट चैप्टर वाली। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हाउ टू करेक्ट एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। याद है सारे पॉइंट? बताओगे? एक्सेस डिमांड और डेफिसिट मॉनेटरी डिमांड पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, डू यू रिमेंबर? नहीं। How to correct it? This is the most important question. ठीक है? How to correct excess demand and deficit demand. इसके दो तरीके हैं। सेंट्रल बैंक मतलब मॉनेटरी पॉलिसी, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब फिस्कल पॉलिसी। याद आया कुछ? यस सर। तो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या आता है? मॉनेटरी पॉलिसी में आता है आपका बैंक रेट, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बैंक रेट मतलब बैंक RBI जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है कमर्शियल बैंक से। जब एक्सेस डिमांड होता है
आरबीआई लोन महंगा कर देता है, जिससे क्या होता है, लोगों के लिए लोन लेना महंगा हो जाता है, तो अल्टीमेटली मार्केट में लोग डिमांड कम करते हैं, एक्सेस डिमांड कम हो जाती है। और डेफिसिट डिमांड के केस में गवर्नमेंट क्या करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा देती है, लोग ज्यादा लोन लें। क्लियर? यस सर। फिर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, इन दोनों को जोड़ के कहते हैं एलआरआर, लीगल रिजर्व इन रेशियो। दोनों का, अच्छा ठीक है। LRR is equal to SLR, statutory liquidity ratio plus cash प्लस CRR। CRR क्या होता है, जो बैंक को जितनी पैसे हम बैंक में जमा करते हैं, सर जो रिजर्व्स लगती है वो आरबीआई के पास, और हाँ। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो खुद के पास रखती है, तो कैश के फॉर्म में नहीं होता उससे। हाँ, वो कैश के फॉर्म में होता है लिक्विडिटी रेशियो होता है। अच्छा, मतलब कभी भी कोई पैसे मांगने आ जाए तो बैंक उसको पे कर सके। अच्छा ठीक। ऐसे नहीं होता, गोल्ड वगैरह के फॉर्म में भी होता है वो। हाँ, तो इन दोनों को जब इंक्रीज करेगी बैंक, तो क्या हो जाएगा, मार्केट में बैंक कम पैसे लोन दे पाएंगे, तो एक्सेस डिमांड कम हो जाएगा, और डेफिसिट में जब रिजर्व बढ़ रहा है तो सर लोन ज्यादा नहीं जाएगा, कम दे पाएंगे ना। अब 100 रुपए था, अब आप 100 रुपए जमा करोगे, बैंक को 20 रुपए रिजर्व रखने हैं, पहले 10 रुपए रिजर्व रखते थे, तो 90 रुपीज लोन। अच्छा, गॉट इट? यस सर। डेफिसिट में ठीक उसका उल्टा। फिर आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक अपने सिक्योरिटीज वगैरह को सेल करती है, सेल करने से ये तो मनी बैंकिंग का टॉपिक हो गया ना। हाँ, तो अभी तो बताया, वहां काट दिया, यहाँ है तो है, यहाँ तो नहीं काटा, हाँ तो अल्टीमेटली यस सर। नहीं कटा। ये पूरा मनी मार्केट हो, मनी बैंकिंग का ही है। दिस इज क्लियर? यस सर। अब वही देखो, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन हम क्या करेंगे, इन केस ऑफ डिफ्लेशन, आगे बढ़ते हैं, बस दिस मच इज देयर, वही सेम है। बैंक रेट क्या करेगी, आरबीआई बढ़ा देगी एक्सेस डिमांड के केस में, और डेफिसिट डिमांड के केस में घटा देगी। वही देखो, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन रेज करेगी, और डिफ्लेशन में क्या करेगी, घटा देगी। क्लियर? ओपन, जब और इन्फ्लेशन होगा, मतलब ड्यूरिंग इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक सेल करेगी अपनी सिक्योरिटीज, और डिफ्लेशन के दौर में परचेज करेगी। ये ओपन मार्केट का था ना। हाँ, क्लियर? कैश रिजर्व रेशियो, वही अभी बताया, इन्फ्लेशन में बढ़ा, जो आरबीआई के पास, इन्फ्लेशन में कम, और डिफ्लेशन में घटा देगी। क्लियर? यस सर। एसएलआर भी सेम है, इन्फ्लेशन में बढ़ा देगी और डिफ्लेशन में घटा देगी। क्लियर? Margin requirement, difference between the value of security and the amount borrowed against the security. RBI can fix difference between margin requirement. Inflation में डिक्रीज नहीं इंक्रीज, इन्फ्लेशन में मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देगी, और डिफ्लेशन में डिक्रीज। क्लियर? यस सर। अब आता है फिस्कल पॉलिसी, जो गवर्नमेंट अपनी बजट के पॉलिसी लगाती है। इसमें 4 टूल है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, पब्लिक बोरोइंग एंड डेफिसिट फाइनेंस। तो जब एक्सेस डिमांड होगा तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर घटा देगी और डेफिसिट डिमांड में बढ़ा देगी।
टैक्सेस। सर पूरा उसका उल्टा हो गया ना, हाँ मॉनेटरी का। नहीं, उल्टा क्यों होगा, मीनिंग समझो ना। ये देखो यस सर। एक्सपेंडिचर वगैरह इन्फ्लेशन में घटा देगी, डिफ्लेशन में बढ़ा देगी। बढ़ा देगी। टैक्सेस इन्फ्लेशन में टैक्स रेज कर देगी और डिफ्लेशन में टैक्स घटा देगी। रिड्यूस कर देगी। पब्लिक बोरोइंग, सर इन्फ्लेशन में कम नहीं होना चाहिए पब्लिक बोरोइंग। includes debt raised by the government from public during inflation, पब्लिक बोरोइंग बढ़ा देगी, अच्छा। डिफ्लेशन घटा देगी। So this is the chapter अब आप बताओ, गवर्नमेंट बजट तो किया, अभी हाल में किया था, हमने टेस्ट भी लिया था। सर वो आगे का मेरे को सर बीओपी करना है, मनी बैंकिंग सर मेरे को। यस सर। और सर स्टार्टिंग के चैप्टर में तो वही आएगा ज्यादा न्यूमेरिकल का। एक सेकंड मैं अभी करवाता हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो सारी गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट की रिसीप्ट जो उनके पास रहती है, ऐसा कुछ था? नहीं, द डिफरेंस, द बैलेंस ऑफ पेमेंट बिटवीन रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब कैसी तो पे वो इंडिया और इंडिया का आदमी अगर अमेरिका से कोई बिजनेस करेगा, इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है, उसकी वजह से अगर किसी तरह का बैलेंस अराइज होगा, उसको हम कहेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो सर इंडिया से इंडिया में करेगा ट्रांजैक्शन तो वो नहीं आती इसमें? नहीं, वो तो विद इन द डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन हो गया ना। तो बाहर का इंक्लूड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिनेशन याद रखिए जरा, एक मिनट। ये क्या है? स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन residents of a country and the rest of the world carried out in 1 year is known as balance of payment. Okay. All international transactions recorded in BOP in a double entry system. Credit side inflow, पैसा आया, डेबिट पैसा गया। आउटफ्लो। ये देखो, ये पूरा चैप्टर है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। डेबिट साइड है, यही पूरा एंड डेबिट पेमेंट है। इसमें देखो पहला लाइन है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, जिसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। मारुति का कार बना के विदेश बेचा, या मसाले यहां से बना के भेजा, या जूट बैग बेचा, मतलब जो दिख सकते। हाँ, या वैसी चीजें हम मंगाते हैं विदेश से। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सच थिंग, उसके ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, लिखा हुआ है। यस सर। बैलेंस ऑफ अकाउंट का दो और आइटम है, एक है इनविजिबल सर्विसेज, टीच कर जो दिखता नहीं है। हाँ, वही। और यूनिलैटरल, कोई तुम्हारा दोस्त यार तुम्हें गिफ्ट भेज दिया या तुमने भेज दिया। में आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आता है 4 चीजें। एक आता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप यहाँ बैठे हो और अमेरिका के किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया, आप गए नहीं, बस बट शेयर खरीद लिया, उसको कहते हैं पोर्टफोलियो। या तो आया
जैसे अभी इंडिया में बहुत ज्यादा लोग शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तभी सेंसेक्स 50 पहुंच गया। या फिर हम यहाँ से बैठे हुए नैस्डैक में इन्वेस्टमेंट करते हैं अमेरिका के शेयर मार्केट में, तो पैसे गए। यस सर। दूसरा टर्म है एफडीआई बाय फॉरेनर्स, विदेशी कंपनी जो भारत में इन्वेस्ट करती है। ठीक है। फिर आता है एफडीआई बाय अदर कंट्रीज, मतलब या तो हम हमारे देश में लोग इन्वेस्ट करते हैं तो पैसे आए, और अगर हम दूसरे देश में करते हैं पैसे गए। ठीक है। फिर बोरोइंग, या तो उधार लेते हैं या फिर कोई कंट्री हमें हेल्प करता है या हम हेल्प करते हैं। ठीक है। यस सर। अब देखो इन सब का ये जो ऊपर, ये जो टोटल ऊपर है, मतलब इस लाइन, ये जो रेड लाइन है, इससे ऊपर के पार्ट में हम लेन देन कर रहे हैं, इसको कहते हैं ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। क्या कहते हैं? ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। अब इसमें अगर क्रेडिट ज्यादा है तो हमें पैसे लेने हैं, और अगर डेबिट ज्यादा है तो पैसे देने हैं। उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट या तो अपने रिजर्व से पैसे देती है या लोन लेती है। उस पार्ट को कहते हैं एकोमोडेटिंग आइटम। क्या कहते हैं? एकोमोडेटिंग आइटम। बिलो द लाइन। यही पूरा चैप्टर है। अब आगे देखो, इसी चैप्टर, इसी पे बेस सारा एक्सप्लेनेशन है अब आपका। ये देखो बीओपी के 4 अकाउंट: करंट रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल, करंट पेमेंट, कैपिटल पेमेंट। करंट अकाउंट में 3 आइटम है: विजिबल, इनविजिबल एंड यूनिलैटरल। यूनिलैटरल मतलब एक तरफा, या तो किसी को गिफ्ट दिया या गिफ्ट आया। इनविजिबल सर्विस, और विजिबल जो देखते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। विजिबल आइटम को ही बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हैं। ओके सर। विजिबल को? यस। ये देखो, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज अ विजिबल आइटम एंड दिस इज आल्सो नोन एज अ बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट 3 चीजें हैं: करंट अकाउंट बैलेंस, करंट अकाउंट सरप्लस भी हो सकता है या डेफिसिट हो सकता है। ठीक है। करंट अकाउंट सरप्लस मतलब पैसे आ रहे हैं, डेफिसिट मतलब जा रहे हैं। अब बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, आना जाना बराबर है। कैपिटल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, the capital account of balance of payment records all such transaction between residents of a country and the rest of the world. Capital account includes net foreign direct investment, already हमने किया है। तमाम? यस सर। ये डिस्कस कर लिया ना अभी हमने। हाँ। अब देखो टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, इक्विलिब्रियम इन बीओपी भी होगा और डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी होगा। सरप्लस मतलब पैसे आ रहे हैं, डेफिसिट मतलब जा रहे हैं ना। और सब जाते टाइम कुछ बैंक से लोन वगैरह दे के देना पड़ता है। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं जहां हमें करना है। ये याद रखना, व्हाट इज ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन, व्हाट इज एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन, बताना क्या है। तमाम रीच करके। Autonomous BOP transaction independent of the state of BOP
that is undertaken on its own, it's autonomous transaction. BOP transaction influenced by the state of BOP, that is by deficit or surplus, is accommodating transaction. So autonomous में शायद equal रहता है और accommodating में surplus और वो आता है और deficit balance. autonomous को above the line बोलते हैं और accommodating को below the line बोलते हैं. Below the line. दोनों का डिफरेंस हर्षित जरा रीड करके एक्सप्लेन करना, दोनों का डिफरेंस. ऑटोनोमस क्या है और एकोमोडेटिंग क्या है? Autonomous international economic transaction due to some economic motives like profit maximization. Accommodating, which are made to balance the deficit or surplus in BOP. Autonomous called above the line items in BOP. Accommodating called below the line items. Autonomous called items in the current account in the balance of payment and long-term capital flows are autonomous items. Accommodating, borrowing from IMF, drawing from SDR, borrowing from central banks of other countries are accommodating items. Is this clear? Amam? Sir. Amam, clear है बेटा? Yes, sir. अब देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में डिफरेंस. बैलेंस ऑफ पेमेंट कहता है मैं बड़ा भैया हूं मैं, और बैलेंस ऑफ ट्रेड कहता है मैं छोटा भैया हूं. क्यों? क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ दो आइटम आता है. कौन सा? विजिबल आइटम और यूनिलैटरल. नहीं, ओनली वन. बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ एक आता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, विजिबल आइटम. और बैलेंस ऑफ पेमेंट में पूरी चार्ट, पूरी सब कुछ आती है, कैपिटल भी, करंट भी. ये देखो जो ऊपर पिंक कलर में है वो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, वो है बैलेंस ऑफ ट्रेड. बैलेंस ऑफ ट्रेड. चार्ट जो है, पूरी अकाउंट जो है वो क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट. ये देखो ये पिंक वाला बैलेंस ऑफ ट्रेड है और पूरे को क्या कहेंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट. इन दोनों का डिफरेंस गौतम बताइए जरा. बेसिक मीनिंग जोर से जरा. difference between export and import of trade of goods only. Balance of payment record the transaction relating to goods servicing and capital transfer. सर इसका मतलब ये है सर, बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो सर डिफरेंस बताता है सर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का. गुड्स का सर, विजिबल आइटम का. उसको सर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या है सर, जो वो सर जो ट्रांसफर करते हैं, जो सर हम खर्चा करते हैं उसकी एक लिस्ट निकालता है. इससे हमें पता लगता है हमारे गुड्स से जो सर्विस एंड कैपिटल ट्रांसफर कर कितना हुआ है, वो साइड आइटम कितना हम खर्चा कर रहे हैं. और सर अब कंसेप्ट में क्या है सर, नैरो कंसेप्ट पार्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट. नैरो कंसेप्ट मतलब सर एक तो छोटा कंसेप्ट है और सर इजी वे के हम सर पता कर लेंगे क्या चीज़ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब क्या चीज़ बाहर से आ रही है, क्या चीज़ हम घर से ला रहे हैं. ठीक है सर. सर वो कंप्रेसिव हैज अ करंट एंड कैपिटल अकाउंट. सर मतलब सर इसका मतलब ये है कि सर जितना हम ट्रेड कर जितने ट्रांजेक्शन कर रहे हैं हम लोग, जो सर हमारी मोर कंप्रेशन होती है सर. करंट और सर कैपिटल अकाउंट का मतलब हमारे करंट अकाउंट से चलता है. मेन बात ये. ठीक है सर. बैलेंस का ये है सर, देयर मे बी सरप्लस और डेफिसिट ऑफ सिर्फ बीओटी पता नहीं मुझे. There may be a surplus or deficit of BOP, मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड. क्योंकि सर सर एक सरप्लस भी होता है और सर डेफिसिट मतलब सर इसमें थोड़ा मतलब सर इजी एंड वे बट थोड़ा प्रॉब्लम तो हल्की से आती है. और सर बीओपी का सर ऑलरेडी बैलेंस अकाउंट है, इसमें क्या है एकोमोडेटिंग आइटम से बराबर कर देते हैं. सुनो तो रहा हूं. बीओपी से ऑलरेडी बैलेंसिंग इन अकाउंटिंग इन सेंस मतलब सर बीओपी में क्या सर हमारा पूरा हिसाब रहता है, पूरा रिकॉर्ड रहता है, तो ये इजी और सर इसमें हमारा अकाउंटेंट ये सब नहीं वो बराबर हम कर देते हैं, क्योंकि एकोमोडेटिंग आइटम में गवर्नमेंट लोन लेके बराबर कर देती है. वो पढ़ा था ना. जब डेबिट ज्यादा होता है तो डेफिसिट होता है. हाँ. और क्रेडिट ज्यादा होता है तो सरप्लस. यस. कौन हो गया? अब देखो एक और डिफरेंस है. अमाम रीड करके एक्सप्लेन करना करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट. Current account includes exports and imports of goods, visible items, or exports and imports of service, and unilateral.
जैसे कैपिटल में इंक्लूड्स प्राइवेट लोन्स, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, गोल्ड ट्रांजैक्शन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सर, और transaction do not cause a change asset and liabilities of a countries. Transaction cause a change in the assets and all liabilities of a countries. तो पहले तो वही अपना इंक्लूड्स का है क्या क्या था, फिर करंट अकाउंट में हमारा चेंज नहीं होता है एसेट लाइबिलिटी में, और कैपिटल में हमारा चेंज होता है। क्लियर है? यस सर। नेचर, Items of flow nature are included in it. Items of stock nature are included in it. सर फ्लो स्टॉक नेचर क्या हुआ? फ्लो मतलब जो चलता रहता है, स्टॉक। अब कैपिटल नेचर मतलब यहाँ घर बना दिया तो स्टॉक हो गया ना वो। अच्छा ठीक है। कौन कौन अभी क्लास कंटिन्यू है, 10-5 में। कौन है? वो अंतरिक्ष के पापा है। बुला लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है मैम, रिवाइज इट नाउ। ओके सर। और कोई दिक्कत है तो फिर से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। यस सर। मैडम